हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के समय पे कोर्ट्स किस तरीके से काम करती हैं, जो होते हैं उनको किस प्रकार से देखती हैं, किस तरीके से जजमेंट आते हैं और फिर क्या होता है। मतलब आप देखिए कि पति पत्नी का मामला चल रहा है तो कोर्ट प्रोसीडिंग का एक प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, इस मामले में ऐसा था कि कपल ने शादी करी, पति पत्नी बन गए। ये एक प्रेम विवाह था, लव मैरिज थी। लव मैरिज होने के बाद पत्नी कभी भी अपने पति के साथ नहीं रही, यानी मैरिज करी और उसके बाद वो अपने मायके में ही चली गई, वहीं पर रहने लगी। कुछ समय के बाद पत्नी ने अपनी तरफ से सेक्शन 12 का एक केस फाइल कर दिया। सेक्शन 12 HMA होता है विवाह को शून्यकरणीय घोषित करवाने के लिए। उसने ये कहा कि मेरा जो ये विवाह था ये धोखे से कराया गया था, तो भैया इसको शून्य घोषित कर दो। उसके अंदर उसने जो भी कहानी लिखी लिख दी। सेक्शन 12 HMA का वाद डाल दिया, यानी शादी के बाद उसके मन में कुछ आया कि नहीं रहना है मुझे शादी में, ये वाद डाल दिया। अब दोस्तों, इस वाद को फैमिली कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। अब वो इसके अगेंस्ट गई, लेकिन वहां पे भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। अब दोस्तों, कुछ समय के बाद पत्नी ने क्या किया, अपनी तरफ से एक तलाक का केस फाइल कर दिया सेक्शन 13 में, और जो उसके ग्राउंड्स लिए वो लिए क्रियोलिटी और डेजर्शन, और कहानी करी कॉपी पेस्ट सेक्शन 12 के केस से। यानी पूरा कंटेंट सेम है, जो केस उसका ऑलरेडी खारिज हो चुका है, केवल ऊपर उसने सेक्शन का नाम चेंज कर दिया और फैमिली कोर्ट में आवेदन दाखिल कर दिया। दोस्तों, कुछ ही समय के बाद 2024 में फैमिली कोर्ट ने तलाक की डिक्री उसके हक में भी पारित कर दी। अब यहां क्वेश्चन ये है, क्रूरता क्या होती है? जब एक पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता है, मीन्स उसको परेशान करता है, उसको फाइनेंशियली परेशान करता है, फिजिकली परेशान करता है, मेंटली परेशान करता है, और इसको वो कोर्ट के अंदर साबित करती है, तब क्रूरता साबित होती है। परित्याग क्या है? जहां पर पति ने अपनी पत्नी का 2 साल से ज्यादा समय से त्याग कर रखा है, उसके साथ नहीं रह रहा है, वो परित्याग है। उसको साबित करना होता है पत्नी को, या जो भी केस फाइल करेगा, कि दूसरे पार्टनर ने उसका परित्याग किया है। अब इस मामले के अंदर पत्नी अपने सेक्शन 12 HMA के वाद में खुद लिख के आ रही है कि वो अपने पति के साथ कभी रही ही नहीं, उसकी शादी तो धोखे से हुई थी, इसलिए वो शादी को खत्म करवाना चाहती है। सेम फैक्ट सेक्शन 13 में भी है। ठीक, अब जब एक पत्नी अपने पति के साथ रही नहीं तो क्रूरता कैसे हो सकती है? सेकंड, डेजर्शन कैसे हो सकता है? डेजर्शन तो तब होता जब वो रहती, फिर पति छोड़ के चला जाता या पति निकाल देता उसको घर से। यानी दोनों ही चीजें प्राइमा फेसी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इन्हीं आधारों के ऊपर उसको तलाक की डिक्री ग्रांट कर दी। देखिए, मतलब आप देखिए कि सेम कोर्ट पहले सेक्शन 12 HMA को खारिज कर चुकी है, अब सेम कहानी के आधार पर तलाक ग्रांट कर दिया, और तलाक हो ही नहीं सकता था। क्रूरता और डेजर्शन प्राइमा फेसी ही दिख रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये जो केस था ये पारिवारिक न्यायालय में चलने के योग्य ही नहीं था, लेकिन फिर भी चला और लड़की के हक में फैसला भी हो गया। अब जो पति है वो इसके खिलाफ आया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आकर के उसने अपनी पूरी बात बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और लड़की ने पहले 12 HMA फाइल किया था, उसके अंदर भी सेम कहानी थी, और अब सेम कहानी के आधार पर तलाक फाइल किया है। कोर्ट ने क्रूरता और डिजर्शन के बेस पर उसको तलाक दे दिया है, जबकि तो पॉसिबल ही नहीं है। वो खुद ही कह के आ रही है कि वो अपने पति के साथ रही नहीं, तो क्रूरता हो ही नहीं सकती, डिजर्शन हो ही नहीं सकता। तो ये केस तो फैमिली कोर्ट में चलना ही नहीं चाहिए था, प्राइमा फेसी डिसमिस हो जाना चाहिए था, और इस केस के आधार पे उसको डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट की गई है। अब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से देखा, जो पुरानी 12 HMA की पिटीशन थी उसको भी देखा, 13 वाली जो सेम पिटीशन थी उसको भी देखा, और कोर्ट ने भी ये माना कि भैया जो तलाक की डिग्री ग्रांट की गई ये पूरे तरीके से अमान्य गलत है, और वो जो तलाक की डिग्री थी उसको अमान्य करार कर दिया। लेकिन बात सारी ये है कि अमान्य तो करार कर दिया, लेकिन पति को फिर भी तो ऊपर जाना पड़ा। क्यों? जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि नीचे की कोर्ट इतना भी एनालाइज नहीं कर रही है। मतलब एक सामान्य आदमी भी जो लॉ से नहीं जुड़ा है वो भी देख सकता है कि ये केस खारिज हुआ है, सेम कॉपी पेस्ट करके सेम केस फिर से आ रहा है। एक केस खारिज हो गया, उन्हीं ग्राउंड्स पे दूसरा केस एडमिट कैसे हो गया, और फिर क्रियोलिटी और डेजर्शन कैसे बन गया? तो ये इतनी सीधी सी चीजें हैं कि कोई सामान्य आदमी भी समझ सकता है। तो एक कोर्ट जो एक दिन में 100 से भी अधिक मामले देखती है, क्या उसको ये बात समझ में नहीं आई? तो मेरे कहने का मतलब है कि नीचे वाली कोर्ट से इस प्रकार के मामले होते हैं, जजमेंट होते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की भी, कैसा भी जजमेंट आ जाता है। उसके बाद परेशान होना पड़ता है पार्टी को, क्योंकि पार्टी हाई कोर्ट जाएगी, उसका पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, सब चीज़ जा रही है ना, और हर कोई व्यक्ति सक्षम भी नहीं है जाने में। तो कायदा तो ये होना चाहिए कि नीचे से ही बारीकी से एनालाइज होकर आए चीज़ें, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, एक मैकेनिकल तौर पर यांत्रिक तरीके से कार्य हो रहा है कि लड़की है, बस लड़की है, लड़की है, आप सबको पता है और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेरिट्स हैं, उसके बेसिस पे फैसला होना चाहिए, चाहे वो किसी के भी हक में हो या फिर किसी के भी अगेंस्ट हो। मेल फीमेल की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। पर इस प्रकार के जो फैसले आते हैं, जो ऊपर वाली कोर्ट देखती है और ऊपर वाली कोर्ट भी कहती है अरे कैसे कर दिया, तो ये शर्म की बात होनी चाहिए। और ऐसी चीज़ों के लिए
हर फैसले के लिए तो नहीं, लेकिन जो फैसला पूरे तरीके से ऐसा दिखता है इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए जजेस की। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये प्रॉब्लम हमारे जुडिशियल सिस्टम के साथ है। जिस दिन हमारे जुडिशियल सिस्टम में हर चेयर पे बैठे जज की अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी, उस दिन ऑटोमेटिक ही चीज़ें मेरिट के बेस पे आनी शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज कोई पूछने वाला ही नहीं है। आपने भी रिसेंटली देखा है क्या क्या हुआ है, सबको पता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई एक्शन नहीं होता, कुछ नहीं है, नथिंग। तो बस जैसा चल रहा है चल रहा है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।